बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2022 में मोदी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा। उन्होंने धर्म और कर्म का बेजोड़ संगम बनाते हुए सियासत को ऐसे साथ लिया कि पूरा विपक्ष दंग रह गया। 2023 में मोदी के सामने 9 राज्यों में भगवा पताका फहराने की चुनौती है। मोदी का मिशन 2023 में बड़ी जीत हासिल कर 2024 के दंगल से पहले ही पूरे विपक्ष को मात देकर भारत को भगवा रंग में रंग देने का है। रिपोर्ट दी। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू। 2022 के जाते जाते राहुल की जुबान पर आखिरकार वो बात आ ही गई जिसमें 2024 के भारत की सियासी तस्वीर की वो नई झलक है जिसे अंदर खाने पूरा विपक्ष मान तो रहा था, लेकिन खुलकर कबूल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राहुल ने भले ही तंजिया अंदाज में ये बात कही, लेकिन इस बयान ने साफ कर दिया कि राजनीति हो, कूटनीति हो, वोट नीति हो, कर्म नीति हो या फिर धर्म नीति हो, पीएम मोदी से टक्कर लेने में विपक्ष खुद को बेबस महसूस कर रहा है। विपक्ष के सारे सियासी दांवपेच, हर तरह की कोशिश, यहां तक कि हर तरह की चुनावी बिसात पीएम मोदी के चेहरे के सामने नाकाम होती दिखाई दी। इसकी ताजा मिसाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, जिसमें राहुल गांधी ने रोजाना 22 किलोमीटर चलकर अपनी नई सियासी इमेज गढ़ी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू कर 9 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को नापा। 108 दिन की अपनी यात्रा में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर राजधानी दिल्ली में 9 दिन का ब्रेक लिया और मोदी सरकार पर देश भर में डर फैलाने का आरोप लगाया। दावा किया कि मेरी राह रोकने, मुझे बदनाम करने के लिए बीजेपी ने हजारों करोड़ खर्च किए। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे, उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस कहती रही कि 2024 में पीएम पद की उम्मीदवारी पर विपक्ष से सबसे बड़ा दावा राहुल का है। लेकिन इसी दावे के चंद घंटे के बाद कांग्रेस के बड़े सिपासालार रहे एके एंटनी ने पार्टी को सच का आईना दिखा दिया। कह दिया कि कांग्रेस को सत्ता में आना है तो उसे देश के हिंदू समाज का भरोसा जीतना होगा। जाति बलस्तरण जाधिकार അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം തമ്മിൽ നിർത്തണം. ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ, ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പുരുഷ സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ന്യൂനപക്ഷത്തോടൊപ്പം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ കൂടി മോദിക്കെതിരാണ് സമരത്തിൽ കൂടാൻ സാധിക്കും। एके एंटनी ने कांग्रेस को सत्ता में वापसी करने के लिए वही सियासी मंत्र दोहराया जो उन्होंने साल 2014 में भी कहा था। एंटनी के बयान ने साफ कर दिया कि देश के हिंदू वोट बैंक का समर्थन कांग्रेस को हासिल नहीं है। वो 2014 से मोदी सरकार के साथ है, बल्कि और मजबूत होता जा रहा है। राहुल प्रियंका की सियासी यात्राओं में बेहद सोच समझकर लगाया गया धर्म का तड़का भी कांग्रेस का सियासी बेड़ा पार नहीं कर पा रहा। कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति की असली हकीकत देश की जनता अच्छे से समझ रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने उनके वोट बैंक और अपीजमेंट पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया है। एके एंटनी साहब ने कहा है कि केवल माइनॉरिटी वोट बैंक पर निर्भर रहकर वो चुनाव नहीं जीत सकते और बार बार बहुसंख्यक समाज को अपमानित करके उन पर निशाना साधकर वो नहीं जीत सकते।
बीजेपी की आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट किया, कांग्रेस के लिए भारतीय भारतीय नहीं है, वो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हिंदू और मुस्लिम में बटे हैं। एंटनी के बयान से पता चलता है कि राहुल क्यों मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। आंध्र प्रदेश बीजेपी के नेता विष्णुवर्धन रेड्डी ने राहुल गांधी को टैग करते हुए ट्वीट किया, लिखा, ये बतलाता है कि क्यों राहुल गांधी खुद के जनेऊधारी ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। जाहिर है बड़ा सवाल यह है कि 2014 से 2022 के 8 सालों में कांग्रेस हिंदू वोटरों को क्या नहीं साध सकी। तो इसका जवाब कांग्रेसी सियासत के बीच में छिपा नजर आता है। एके एंटनी के सुझाव में दिखता है जवाब यही कि कांग्रेस ने अपनी सियासत के केंद्र में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को रखा। हम आज भी धर्म और भक्ति की बात करते हैं तो भक्तराज प्रहलाद को याद करते हैं। हम धैर्य और विवेक की बात करते हैं तो बालक ध्रुव का उदाहरण देते हैं। हम मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने तप से प्रभावित कर लेने वाले नचिकेता को भी नमन करते हैं, जिस नेत्री नचिकेता ने बाल्यकाल में यमराज को पूछा था, व्हाट इज दैट। कैसे 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद भारत में सत्ता का फलसफा बदलता चला गया। जून 2014 तक देश के 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। देश की 26% आबादी ने समर्थन दिया। मार्च 2018 तक देश के 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। देश की 71% आबादी का समर्थन मिला। मार्च 2022 में भी देश के 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 50% आबादी का समर्थन इसे मिला है। ये सियासी चमत्कार इसलिए घटता रहा क्योंकि मोदी सरकार ने भगवा राजनीति को केंद्र में रखते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को साधा। ये जरूर कहूंगा कि अब नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों से होती है। हमने इतिहास में देखा है, जब किसी राष्ट्र के मूल्य बदल जाते हैं तो कुछ ही समय में उसका भविष्य भी बदल जाता है। और ये मूल्य सुरक्षित तब रहते हैं जब वर्तमान पीढ़ी के सामने अपने अतीत के आदर्श स्पष्ट होते हैं। पीएम मोदी कभी भी किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करते, लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म की महिमा को खोलकर दुनिया के सामने रखा, जिससे पिछली सरकारें बचती आई थी। इसी बात ने हिंदू वोट बैंक को बीजेपी के पीछे लामबंद कर दिया। ये तस्वीरें जनता को संदेश देती रहीं, हिंदू वोट बैंक को यकीन दिलाती रहीं कि पीएम मोदी धर्म के साथ हैं, इसलिए धर्म मोदी के साथ है। बीजेपी के विजय का अश्वमेध रुक नहीं रहा है। यही नहीं, कांग्रेस में जिन जिन चेहरों ने इस पर सवाल उठाया उन्हें हाशिए पर लाकर छोड़ दिया गया। 2014 के बाद देश के बदलते मूड को कांग्रेस ने भापा, फिर सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव लगाते लगाते बहुत देर कर दी। राहुल देश भर में मंदिरों के चक्कर लगाकर थक गए, लेकिन कांग्रेस को चुनावी सदगति हासिल नहीं हो पाई, बल्कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान और तेजी से परवान चढ़ने लगा। राम नाम की सियासी ताकत कांग्रेस को मध्य प्रदेश में समझ में आई, जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में राम वनगमन सर्किट बनाने का चुनावी ऐलान किया गया, लेकिन यह वादा छलावा साबित हुआ और एमपी की सत्ता कांग्रेस के हाथ से फिसली। तो फिर उसके वादे पर यकीन करने के लिए हिंदू वोट बैंक तैयार नहीं हुआ। लेकिन ये वादा छलावा साबित हुआ और एमपी की सत्ता कांग्रेस के हाथ से फिसली। इस वादे पर यकीन करने के लिए हिंदू वोट बैंक तैयार नहीं हुआ। ये 2022 की तस्वीर है, जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात भगवा रंग में रंगे हुए हैं।
2023 में प्रधानमंत्री मोदी इस तस्वीर को बदलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के बाद अब छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना भी भगवा रंग में रंगेगा। एक के बाद एक चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। आपको याद होगा 2018 में जब हिंदी पट्टी के 3 महत्वपूर्ण राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे तो बीजेपी को मात खानी पड़ी थी। कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी से छीन लिए थे। हालांकि बाद में मध्य प्रदेश ने हाथ का साथ छोड़ दिया और भगवा को कबूल किया। लेकिन 2023 में भगवा के सामने बड़ी चुनौती है और जब चैलेंज बड़ा होता है तो पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़ जाता है। 2022 में पीएम मोदी ने इसे मुमकिन कर दिखाया। 2022 में बीजेपी ने 7 राज्यों में चुनावी जंग लड़ी, जिसमें 5 राज्यों में पीएम मोदी जीत का झंडा गाड़ने में कामयाब रहे। 2022 में हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब और यूपी में चुनाव हुए। हिमाचल में हार जीत का प्रतिशत बॉर्डर लाइन पर रहा और पंजाब में पहली बार बीजेपी खुद अपने दम पर लड़ी। बीजेपी 5 राज्यों में सियासी विरोधियों को धूल चटाने में कामयाब रही। 2022 में मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज गुजरात था, जहां 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना बीजेपी कर रही थी। लेकिन पीएम मोदी के मैदान में उतरते ही तमाम विरोधी धुआं हो गए। गुजरात चुनाव में मोदी ने 52 सीटों पर धुआंधार प्रचार किया, जिसमें से 46 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया। मोदी का स्ट्राइक रेट 88% का रहा, लेकिन पीएम मोदी ने बड़प्पन दिखाया और इसका क्रेडिट खुद लेने के बजाय जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया। मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की लकीर को और बड़ा करना चाहते हैं ताकि 2024 से पहले विपक्ष उनके सामने हथियार डाल दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरोधियों को मैच से ठीक पहले चारों खाने चित करने की कला में महारत हासिल है। इसीलिए 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भगवा ब्रिगेड ने ऐसी बिसात बिछा रखी है जिससे 2024 में उसकी राह आसान होने जा रही है। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। 2024 की महाविजय के लिए पीएम मोदी 2023 में साउथ का सियासी दरवाजा खोलना चाहते हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस इस बार तेलंगाना है। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में लगातार बीजेपी साउथ विजय के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। साउथ में भाग्यनगर से ही बीजेपी के भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। भाग्यनगर का कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा हैदराबादी होगा जो सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि, सरदार पटेल का सामर्थ्य और हैदराबाद के आन बान शान के लिए सरदार साहब की कूटनीति को न जानता। हम अली के नाम लेवा है और अली के और आले रसूल के औलाद का सदका खाते हैं, तो हमको उन लोगों को पूरा जमहूरी तरीके से जवाब देना है कि इस शहर का नाम तो छोड़ो, हम तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह। 2023 में ही पीएम मोदी 2024 की महाविजय को लॉक कर देना चाहते हैं। इसलिए 2023 को पीएम मोदी के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। 2023 में जिन बड़े राज्यों में चुनावी दंगल होना है, वहां कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं, जबकि 28 लोकसभा सीटें हैं। 15 सीट एसटी के लिए आरक्षित है।
तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं, जबकि 17 लोकसभा सीटें हैं, जबकि एसटी सीट 12 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट 230 हैं, जबकि लोकसभा सीट 29 हैं और एसटी सीट 47 है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट 90 है, लोकसभा सीट 11 और एसटी सीट 29 है। राजस्थान में विधानसभा सीट 200 है, लोकसभा सीट 25 है और एसटी सीट 2 है। 2023 में बीजेपी आदिवासी सीटों पर 100% की स्ट्राइक रेट से रन बनाना चाहती है। इसके लिए इन राज्यों में बीजेपी ने ऐसी योजनाएं पहले लागू कर दी हैं, जिससे आदिवासियों का जीवन स्तर सुधरे, उन्हें रोजगार और स्वास्थ्य की सुविधा मिले। बीजेपी आदिवासियों के मसीहा बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मना रही है। आपने दिल्ली में हमें अवसर दिया है, तब से जनजातीय समुदाय से जुड़े हर मुद्दे को हमने प्राथमिकता दी है। जनजातीय समुदाय के लिए जो बजट 21,000 करोड़ रुपए था, वो आज 88,000 करोड़ रुपए है। दो 2024 की जंग से पहले विपक्षी खेमा बिखरा हुआ है, जबकि बीजेपी एकजुट होकर मिशन मोड पर लग चुकी है। कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्षी चेहरा मान रही है, नीतीश अलग तलवार भांज रहे हैं, केजरीवाल के पीएम बनने के सपने भी हिलोरे मार रहे हैं, ममता दीदी, ओवैसी और केसीआर अलग तान छेड़े हुए हैं। ऐसे में खंड खंड विपक्ष कैसे 2024 में पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगा? बीजेपी ने 2024 के लिए प्लान 78K पर काम शुरू कर दिया है। पूरे देश में 78,000 बूथों की पहचान की जा चुकी है, जहां बीजेपी कमजोर है। पार्टी इनमें हर एक बूथ पर 30 नए सदस्य जोड़ेगी, जो नए वोटर को भगवा खेमे में लाने के लिए दिन रात काम करेंगे। बीजेपी ने सांसदों को 100 बूथ की जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय मंत्रियों और राज्यसभा सांसदों को भी मिशन पर लगाया गया है। इन बूथों के मतदाताओं का डेटा सरल नाम के एक विशेष सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया गया है। 2024 से पहले जहां बीजेपी के पास हर ग्रुप के वोटर के लिए एजेंडा सेट है, वहीं विपक्ष के पास सिर्फ पीएम मोदी को कोसने के अलावा कोई और एजेंडा नहीं है। 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। 2023 की दस्तक से पहले कोरोना का एक और अटैक पूरी दुनिया झेल रही है। कोरोना के सुपर वेरिएंट XBB 1.5 कई ताकतवर मुल्कों को अपनी चपेट में ले चुका है। इस खतरनाक वेरिएंट की रफ्तार 120 गुना ज्यादा है। दुनिया के तमाम बड़े मुल्क जहां कोरोना के आगे बेदम हैं, वहां मोदी सरकार के पास कोरोना से निपटने का सबसे बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है। पहली और दूसरी लहर में भारत ने कोरोना का मुकाबला सबसे बेहतर तरीके से किया। मोदी सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन बांटा। 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा मोदी का सपना है कि हर गरीब हिंदुस्तानी का अपना पक्का मकान हो। 7 साल पहले शुरू की गई पीएम मोदी आवास योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का आवास दिया जा चुका है। 60 लाख शहरी गरीबों को इसका फायदा हुआ है। 40 लाख ग्रामीणों को इसका फायदा मिल चुका है। इस योजना के तहत 8.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार इस योजना के तहत मिला है। 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का
सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश में 43.8 करोड़ महिला मतदाता थी, जो अब बढ़कर 46.1 करोड़ हो गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। कन्या गुरुकुल योजना भी एक क्रांतिकारी योजना है, जिसे मोदी सरकार ने लॉन्च किया है। हिंदू वोटर के साथ साथ बीजेपी के टारगेट पर अब पसमानदा मुसलमान भी हैं, जिन्हें 2024 में बीजेपी अपने पाले में लाने के लिए यूपी जैसे बड़े राज्यों में काम शुरू कर चुकी है। 2024 में पूरे देश को बीजेपी भगवा रंग में लाना चाहती है। कांग्रेस ने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पैदा हुई सहानुभूति लहर में 401 सीटें जीती थी। 2024 में पीएम मोदी कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास लिखना चाहते हैं। मोदी जिस मिशन मोड पर काम कर रहे हैं, उसमें प्रचंड संभावना है कि 2024 में मोदी कांग्रेस का 1984 का रिकॉर्ड तोड़कर पूरे देश को भगवा रंग में रंग दे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।